नोट्स की जरूरत ही कहाँ है। तुम तो क्लास में खुद नोट्स बनाते हो। ठीक है। तो इस तरह की बातों को मैं इसीलिए कभी एंटरटेन ही नहीं करता। ठीक। क्योंकि मेरा स्ट्रांग बिलीफ है कि मेरी क्लास के स्टूडेंट ये पीडीएफ के नोट्स डाउनलोड नहीं करते होंगे। है ना। होमवर्क क्या था, याद करने दो। एक्सरसाइज 4, जेईई मेंस डिस्कस करना है क्या? अरे जल्दी से हाँ बोलो। एक्सरसाइज 4 वी हैव टू डिस्कस। वहां चैट फिर चेक करो, रुका हुआ है। एक्सरसाइज 4 एंड 5, ओके। एक्सरसाइज 4 1 to 5, क्वेश्चन नंबर 1। एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड। यार ये बहुत लल्लू क्वेश्चन है, मालूम है। ठीक। तो रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड लाइक दिस, ये रेक्टेंगल हुआ। तुमको सिमेट्री से दिख रहा है कि a cos थीटा b sin थीटा कोऑर्डिनेट। तो क्या तुमको डायरेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है कि ये लेंथ 2b sin थीटा होगी, 2b sin थीटा, और ये लेंथ ये 2a cos थीटा होगी। तो क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू दिस वैल्यू आ गया? क्या तुमको इसमें साइन 2 थीटा नजर नहीं आया? सर ये तो 2ab sin 2 थीटा लिखा हुआ है। नाउ व्हाट इज द मैक्स वैल्यू? ऑब्वियसली 2ab sin 2 थीटा इक्वल टू 1। खत्म। अप टू 5 नो, 6 to 10। अरे 5 रहने दे यार, क्या करेगा पूछ के। p of -1 लेस देन p of 1, then the interval, in the interval, अरे यार, x equal to 0 is the only root of p dash। p dash ही लिखा है ना ये। इसका मतलब है जो 4 डिग्री इक्वेशन है वो सिर्फ एक पॉइंट पर टर्न हो रही है। जल्दी से हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 5, 4 डिग्री पॉलिनोमियल टर्न होगा 0 पर, सही है। तो कुछ ऐसा कि सर ये रहा आपका px, ये x इक्वल टू 0। बाकी इसको सिमेट्रिक मत बोलना, ये ग्राफ सिमेट्रिक कोई जरूरी नहीं है कि सर ये सिमेट्रिक ग्राफ बन रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। नाउ p ऑफ -1 इज लेस देन p ऑफ 1, p ऑफ -1। अब -1 पर वैल्यू कितनी है? कुछ भी होगी यार। और 1 पर वैल्यू नेगेटिव, ये एक्सेस को हटा ही दो यार, इस एक्सेस को हटा दो। ये -1 है, कॉमा, ये है 1, कॉमा। तो -1 से 1 इंटरवल, -1 से 1, सही है। तो -1 क्या ये मैक्सिमा पॉइंट नहीं कहलाएगा? जल्दी से बोलो। ये लोकल मैक्सिमम कहलाएगा, ये भी लोकल मैक्सिमम कहलाएगा। अरे हाँ बोलो यार। पटेल जी के अलावा बाकी लोग लिखें? खाली पटेल जी चैट पे लिखेंगे क्या? पूरा चैट बॉक्स तुम लोगों ने पटेल जी को दे दिया? बाकी लोग भी कुछ लिखें। ठीक है। तो ये रहा मिनिमा और ये दोनों पॉइंट है मैक्सिमा। ओके, डन। अप टू 10, एनी अदर? अप टू 10। भाई हमारा जो डिस्कशन था ना वो सिर्फ -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल डिस्कशन था। तो आई थिंक तुम लोगों को लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम मैंने पढ़ा रखा है।
ओके 6 to 10, एनी डाउट? 9 and 10, 9 and 10। नाइन्थ क्वेश्चन मालूम है तुम अब कर सकते हो क्योंकि हमने लेबनिज फॉर्मूला सीख लिया, तो अब तुम नाइन्थ कर सकते हो, राइट? तो एफ एक्स फंक्शन इज गिवन, तो डिफरेंशिएट करूं, व्हाट इज एफ डैश एक्स? तो आई गेस कि अब तुमको लेबनिज आता है, तो बाय डिफरेंशिएशन इट इज रूट एक्स साइन एक्स। सही। डिस्कशन 0 से पाई बाई 5 पाई बाई 2। फाइन। ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव। फाइन। साइन एक्स 0 कहां बनता है? पाई पर, 2 पाई पर। तो यार तुम लोग को साइन स्कीम आनी चाहिए ना कि सर ओनली पाई, मैं सिर्फ पाई बता रहा हूं, पाई के अबाउट। अरे सबको पता है यार सर साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। तो क्या तुमको लगता नहीं पाई के अबाउट साइन स्कीम प्लस माइनस, तो अगर साइन प्लस से माइनस चेंज होता है एफ डैश का, तो इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? व्हाट इज दिस पॉइंट कॉल्ड? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट याद है? मैक्सिमा। एफ डैश चेंजिंग साइन फ्रॉम प्लस टू माइनस, एंड हियर इट चेंजेस साइन फ्रॉम माइनस टू प्लस। तो माइनस से प्लस एफ डैश साइन चेंज करता है, देन इट इज मिनिमा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कुछ लोगों को याद आ गया। 10th प्रॉब्लम, ये 10th प्रॉब्लम यार, ये आईआईटी में आया हुआ सवाल है। हैज एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज समझते हो? मैंने बताई हुई है। एक्सट्रीम वैल्यूज आर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमम, है ना? तो इसका मतलब है एट -1, एट 2 एफ डैश इज 0। तो व्हाट इज एफ डैश? 1/x। तुम लोग को याद होगा ln mod x का डेरिवेटिव 1/x होता है। 2bx प्लस a इज 0। तो इसको तुम लोग क्वाड्रेटिक क्यों नहीं कलेक्ट कर लेते हो कि सर लेट्स रीड इट एज क्वाड्रेटिक like this. Now it has roots -1 and 2. So why don't you read like this? 2b x plus 1 x minus 2। सही है। अच्छा b के बारे में कोई कमेंट? b पर नो कमेंट। हाँ, तो देखो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया कि सर लोकल मैक्सिमम एट दिस एंड एट। अरे दोनों पर लोकल मैक्सिमम कैसे हो सकता है? दोनों पर थोड़ी हो सकता है, दोनों पर लोकल मैक्सिमम थोड़ी होगा। क्वाड्रेटिक का साइन चेंज है ना। अच्छा बीच में 0 भी आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। अपॉन एक्स इज ऑल्सो देयर, इसको मिस कर दिया था मैंने। अपॉन एक्स, ठीक। अब मुझको बताओ इसमें इस बात का यूज करना पड़ेगा ना कि सर 2b क्या है। ठीक, अगर मैं 2b को पॉजिटिव मानूं, थोड़ी देर के लिए मान लो कि सर ये पॉजिटिव है, और एक बार मान लेते हैं कि ये नेगेटिव है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव मेंशन नहीं किया ना, तो लेट मी टेक 2b टू बी पॉजिटिव, 2b टू बी नेगेटिव। अगर 2b पॉजिटिव है तो साइन स्कीम -1 0 2 प्लस माइनस प्लस माइनस। और अगर 2b नेगेटिव है तब तो साइन स्कीम एकदम उल्टा पड़ जाएगा ना कि सर 2b नेगेटिव होने से आपकी साइन स्कीम। जल्दी से कोई मुझे एग्री करो इस बात पर, ये जो मैंने लिखा है सही लिखा है कि नहीं? तो -1 इज व्हाट? -1 एंड 2। इस एग्जाम्पल में -1 एंड 2 आर बोथ मिनिमा।
क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? सही सही तो किया है ना? और इसी तरह से अगर नेगेटिव है तो -1 and 2 बोथ आर मैक्सिमा। तो स्टेटमेंट 1, अच्छा ए और बी निकालना पड़ेगा सर, फाइंड ए फाइंड बी। तो यार ए और बी निकालो यार तुम, क्योंकि ए और बी नहीं निकालोगे तो फिर तुम इसमें कंफ्यूजन में रहोगे। तो ए और बी की वैल्यू निकालो, आई एम श्योर बी आ रहा होगा। तो इसे पुट कर दो ना सर, 2 इक्वेशन 2 अननोन। छोड़ दूं क्या मैं क्वेश्चन? तुम क्या ए और बी फाइंड कर लोगे? सर पुट करके ए और बी आ जाएगा। अरे बुद्धि लगाओ यार, पुट एक्स इक्वल टू -1, पुट एक्स इक्वल टू, है ना? समझ गए होगे मैंने क्या कहा? नहीं तो मैं तुमको प्रोडक्ट ऑफ फूड से करवा दूंगा मैं। 2bx² पुट कर लो यार, वैसे नंबर आसान थे कि सर एक्स को -1 रख दीजिए, -2b प्लस a -1, एक्स को 2 रख दीजिए, 4b प्लस a, एक्स को क्या रखना था 2, हाफ -हाफ। मेरा इंटरेस्ट बी में है, मुझे ए में इंटरेस्ट ही नहीं है, तुम तो बी निकालो यार। हालांकि ए भी तुमको निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो स्टेटमेंट 2 कैसे चेक करोगे? यही आता है ना। चलो b -1/4 आया, ये आया, तो मेरे हिसाब से ये सही आंसर है। 2b नेगेटिव, तो आंसर इज मैक्सिमा, सॉरी मैक्सिमा। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है? बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो मेरे ख्याल से स्टेटमेंट 2 मानते हो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही तो कहलाएगा कि सर बगैर बी के तो मैक्सिमा पता ही नहीं पड़ेगा, है ना? तुमको लगता नहीं कि सर बी की वैल्यू की आवश्यकता पड़ रही है इन डिसाइडिंग, ठीक? तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़े कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होता है ये, कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन कहूं या ना कहूं, ये कंट्रोवर्शियल होता है भाई। ऐसी सिचुएशन को आईआईटी करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोलेगा कि भाई ए और बी की जरूरत पड़ तो रही है डिसाइड करने में, अभी अभी बी नेगेटिव नहीं होके पॉजिटिव आ जाता तो ये मैक्सिमा थोड़ी बनता, ठीक है? अप टू 1 4 एनी डाउट, ठीक? अप टू 14। तो इसमें पीछे क्या लिखा है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन लिखा है या इनकरेक्ट लिखा है? कि खाली खाली बी से थोड़ी होगा। मेरे हिसाब से तो बी की इंपॉर्टेंस है इसमें। हाँ, ए की जरूरत नहीं पड़ी है मुझे, ए की जरूरत नहीं पड़ी है कि सर आपका ए किसी काम का नहीं है ना? तो बी के एडिशन में और भी बातें चाहिए। ये देखो, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है ना, ये बहुत अजीब सी चीज है। आईआईटी एडवांस ने पहले देता था, बाद में हटा दिए, है ना? तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया। मैं तुमसे तब से कह रहा हूं कि मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, ठीक है? चलो अब मैं ध्यान, मेंस वाले क्या करते हैं ना, तुम लोग के जो डाउट भेजे जाते हैं ना बाद में, वो लोग थोड़ा कम एंटरटेन करते हैं, और आईआईटी एडवांस तुम्हारे भेजे डाउट को ढंग से एंटरटेन करता है, ठीक है? तो इसीलिए आईआईटी एडवांस ने ये जो थे ना रीजन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये क्वेश्चन देने ही बंद कर दिए, ठीक है ना? क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होने लग गए थे। ओके, 14th एंड 12th क्यों बताऊं मैं? वायर ऑफ लेंथ कट इनटू 2 पार्ट्स, नहीं ये नहीं बताऊंगा, ठीक है? ये नहीं बता पाऊंगा, मुझसे नहीं बन पाएगा क्वेश्चन। ओके, 14 तो बहुत ही लल्लू है, F/G। ये तो कोई भी लल्लू बच्चा भी कर लेगा कि सर x - 1/x होल स्क्वायर प्लस 2 लिखिए, डिवाइड बाई x - 1/x लिखिए,
और x के बारे में कंडीशन है -1,0,1 नहीं लेगा। इतना इजी क्वेश्चन। तो आई थिंक क्या करना है, लोकल मिनिमम वैल्यू चाहिए तुमको एच एक्स की, तो ओरल बता देता हूं। टी 2/t, अगर टी नेगेटिव हुआ तो -∞, अरे एम जी एम यार, -∞ से -2√2 यूनियन 2√2 से इंफिनिटी। मानते हो लोकल मिनिमम ये रहा आंसर, ये है लोकल मिनिमम, ठीक, और ये है लोकल मैक्सिमम। गॉट इट? सभी लोग समझ गए? एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन 1 to 5, एनी डाउट? 1 to 5 क्वेश्चन 2। ये एलिप्स के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं नहीं, और तुम हर बार पूछ रहे हो। लेकिन एरिया ऑफ PON, P point on ellipse, tangent at P, O origin, foot of perpendicular, O, area of PON maximum, half base height, theta point, A cos theta, B sin theta। तो टेंजेंट की इक्वेशन इज 1, तो हाइट तो ओरिजिन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1/√। अब बेस, इसके लिए वही ट्रिक लगाऊं जो पहले की थी। सर नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, थीटा पर नॉर्मल की इक्वेशन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि कई बार 2 बार डिराइव कर चुका हूं मैं। ax sec थीटा माइनस by cosec थीटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू a cos b sin इक्वेशन। तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर ओवर नॉर्मल इसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर, रेक्टेंगल बन गया ना। into half, base into height into half, this is area। यहां तक सब ठीक। अब थोड़ी सी मैनिपुलेशन कर लो, बिल्कुल सही आंसर आ जाता है आशीष। तो इसको साइन और कॉस लिख करके एलसीएम लो, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, आराम से हो रहा है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, रूट खुल गया, अपॉन साइन कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मॉडुलस ए बी, वो भी मॉडुलस बाय 2, और 1 इंटू साइन कॉस भी आया। तो मुझे लगता है तुमको कॉट और टैन दिख गया होगा कि सर ये तो खत्म हो गया क्वेश्चन। इकट्ठा मॉड लगा दूंगा, बी स्क्वायर कॉट थीटा ए स्क्वायर टैन थीटा मॉड इनटू हाफ। समझ गए क्या हुआ? अब क्या इस क्वांटिटी पर एएमजीएम लगा के डायरेक्ट बोल दोगे
कि सर ये क्वांटिटी ग्रेटर इक्वल टू 2ab, तो अगर ये मिन है तो क्या नंबर मैक्स नहीं बन गया? तो दिस नंबर इज लेस इक्वल टू 2ab। या देख लो मैं कुछ गलत कैलकुलेशन तो नहीं कर गया, अगर गलत कर दूं ना तो तुम सही कर लेना कि सर हमारे लिए छोड़ दीजिए, हम मैनेज कर लेंगे। तो मेरा आंसर देखना a² - b²/4 आ गया मॉड। पता नहीं मैंने देखो कैलकुलेशन में काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि मैंने गलत कर दी हो, ठीक। लेकिन लॉजिक सही है, यही आंसर है बस, तो फिर तो ठीक है। अप टू 5। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ बताने का मन नहीं है और बोलो, फोर्थ के आगे बढ़ो, फोर्थ बिल्कुल मन नहीं बताने का, ठीक। 6 to 10 कहां तक दिए थे? 10 तक। 5 भी नहीं मन कर रहा बताने का, ठीक है, ये भी नहीं मन कर रहा। 6 का बी, ओके। ओनली 10 ना, ठीक है, 10 तक कर लेंगे, ओके। कॉट का प्रोडक्ट 1, तो यहां से तुमको इंस्पिरेशन मिल रहा है कि सर आंसर कॉस का पूछा गया है, तो चलिए कॉट को साइन कॉस लिख लेते हैं। आई गेट लाइक दिस। आई थिंक नाउ इंटरेस्टेड ओनली इन कॉस, तुमको कॉस में इंटरेस्ट है ना, तो मैंने दोनों साइड कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इफ यू मल्टीप्लाई बाई कॉस बिकम होल स्क्वायर, यहां पर तुमको लग रहा है सर साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस को 2 थीटा लिखते जाइए। टू की पावर n, सोचो सोचो, अपॉन 2 आएगा ना हर एक टर्म के साथ। तुमको लगता है हो गया क्वेश्चन? मैक्स वैल्यू चाहिए ना, लेस इक्वल टू 1, लेस इक्वल टू 1। मैं तो तुमको ये तक बता दूंगा कि फॉर व्हाट अल्फा, साइन 2 अल्फा 1, 2 अल्फा π/2, अल्फा π/4, और मानते हो इंटरवल में बिलोंग कर रहा है अल्फा π/4, 0 से π/2 इज गिवन। समझो, ठीक। तो मेरे ख्याल से परफेक्ट है, 1/2 की पावर n। बहुत तरीके हैं करने के, बाकी ये अच्छा तरीका था, ठीक है। थोड़ा सा अगर और डिफिकल्ट सॉल्यूशन चाहिए तो तुम कह सकते हो कि सर मेरे को कॉस की बजाय सेक की फीलिंग आई। सेक स्क्वायर अल्फा 1 इज 1 प्लस tan स्क्वायर, या tan और कॉट एक ही बात होती है। और तुम कह सकते हो कि सर मैंने यहां पर AMGM लगा के 2 tan अल्फा 1 कर लिया, 2 tan, सही है ना। तो अभी तुमको लगता नहीं सबको मल्टीप्लाई कर दो? अरे इसी तरह से सेक स्क्वायर अल्फा 2 ग्रेटर इक्वल टू 2 tan अल्फा 2 एंड सो ऑन। इफ आई मल्टीप्लाई देम, ऐसे भी हो जाएगा क्वेश्चन, होल स्क्वायर 2 की पावर n, 10 इंटू 10 इंटू 10, मानते हो 10 का प्रोडक्ट तो 1 है। लगाओ दिमाग लगाओ, प्रोडक्ट ऑफ 10 इज 1। इसमें किसी को अगर जरा सा भी डाउट हो कि सर 10 को आपने पॉजिटिव क्यों माना,
तो मत मानो, मॉड लिख लो, क्योंकि यहां वैसे भी तुमको 2√10² लिखना था, है ना, और √10² मॉड 10। अब तो पॉजिटिव हुआ ना, तो मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम, और प्रोडक्ट ऑफ 10 1, तो वो अभी भी सेम आंसर आ जाएगा। 9 का बी पार्ट, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ये हमारी हैबिट से हो रहा था। हमारी हैबिट क्या होती है कि सर हम लोग सिमिलर फंक्शंस को टुगेदर कलेक्ट करते हैं। ये तुम्हारी आदत है कि नहीं, कि सर ट्रिग्नोमेट्री एक तरफ और अलजेब्रा एक तरफ। तो तुमने क्या किया, तुमने कहा हटाओ साइन एक्स को एक तरफ लिखते हैं और सारा अलजेब्रा वन साइड, मतलब 2x x + 1 अपॉन पाई, ये 3x है सॉरी, -2x। आई विल प्रूव दिस। मैंने अपना प्रूव दैट चेंज कर लिया। मैंने कहा कि यार इसको प्रूव करते हैं। मानते हो सर ये तो एक क्वाड्रेटिक, अरे ये क्या हो गया, अंडू कर देता है यार। हाँ अब सही है। हाँ देखो समझदार लोग कह रहे हैं कि सर ग्राफ, बिल्कुल ग्राफ ही बनाने जा रहा हूं हर्षित, है ना। मानते हो ये ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला कहलाता है, और इस फंक्शन को तो मैं पहचानता हूं। ग्राफ सिर्फ 0 से π/2 बनाना है ना, देखना इंटरवल कितना है, 0 से π/2। साइन एक्स का ग्राफ तो चलो ये हो गया। अब ये बेचारा ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, जिसके दो रूट हैं, एक 0, एक 2π - 3/3, ये रूट्स हैं। इस नंबर की रफली वैल्यू सोच सकते हो कि सर ये रफली 1 पॉइंट समथिंग है, π/2 से तो छोटा ही है पक्का। मान लो दिस इज दैट नंबर 2π - 3/3, तो मानते हो पैराबोला ऐसी बनेगी। अब मुझे बताओ, अगर तुम इस बात में इंटरेस्टेड हो कि साइन एक्स हमेशा इस क्वाड्रेटिक से ऊपर रहे, तो तुमको लगता नहीं कि सर सिर्फ π/2 पर वैल्यू दिखा दीजिए आप। अगर मैं ये शो कर दूं कि दिस क्वाड्रेटिक एट π/2 इज लेस देन 1, तो मानते हो क्वेश्चन खत्म। तो केवल और केवल ये क्वांटिटी 1 पुट करके दिखा दो। अरे यार बढ़ रही है यार, पैराबोला वर्टेक्स के राइट में बढ़ रही है, तो अगर इसकी वैल्यू π/2 पर 1 से कम हुई तो ये डेफिनेटली हमेशा नीचे रहेगी। तो क्या अब इस क्वांटिटी में x को π/2 पुट करके वैल्यू तुम खुद निकाल लोगे और क्या शो कर लोगे कि हाँ सर ये नंबर वाकई में 1 से छोटा ही आता है। हेंस प्रूव्ड। डन। अरे बस बहुत है, 10 है ना, अप टू 10 डन। अरे कॉस से मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन हो गया था ना यार, साइन 12 आ रहा था, वरना कॉस का प्रोडक्ट हम डायरेक्ट थोड़ी बता पा रहे थे कि सर सारे कॉस को 1 ले लीजिए, क्योंकि सारे कॉस को तुम 1 नहीं ले सकते थे ना। पिछले क्वेश्चन में सारे कॉस को अगर 1 लोगे तो साइन 0 हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ कॉस और प्रोडक्ट ऑफ साइन कैसे बराबर हो सकता है। क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन का भी तो यूज करना था। ये 7th क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो यार, ये तो डायरेक्ट AMGM है। सीधा AMGM लगा दो, A1 अप टू AN-1, ये सब सिंगल सिंगल नंबर, और जो 2AN है ना उसको भी एक सिंगल नंबर ले लो, A1 AN-1 2AN, सीधा AMGM ग्रेटर इक्वल टू n टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ ऑल की पावर 1/n, सीधा आंसर दे देगा।
into 2an. You will get the answer directly. I think discussion over. ठीक है ना। ये 5वां क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा लल्लू क्वेश्चन था, तुमको वैसे पूछना तो नहीं चाहिए था। ठीक है, ज्यादा पूछोगे तो फिर एग्जाम के बाद भी पूछने ही आना है ना। टू circumscribe a rectangle, right angle of triangle coinciding with one of the angles of rectangle. ये रहा रेक्टेंगल, ये है रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल। अरे जो भी तुमको विचार आते हैं ना वो किया करो कि सर 2an को an प्लस an करके फिर वो इक्वालिटी भी चेक करने की कोशिश किया करो। ठीक है ना, कि इक्वालिटी भाई तुमको पता होना चाहिए मेरी आदत क्या है। मैं हमेशा जब ग्रेटर इक्वल टू कमेंट करता हूं तो फिर इक्वालिटी की भी पॉसिबिलिटी चेक करता हूं कि ये इक्वल कब आएगा। तो अगर वो पॉसिबिलिटी बिगड़े तो इसका मतलब है वो वैल्यू अटेन नहीं होगी। ठीक, समझ गए बात को। प्लस ए एन पर कम से कम बुद्धि तो लगाते हैं कि सर प्रोडक्ट ऑफ नंबर इनटू ए एन आ रहा था, उसमें इक्वालिटी चेक करने की आदत बनाओ बस। तो अब इसमें मैं क्या बता दूं यार, राइट ट्रायंगल ऑफ लीस्ट एरिया, रेक्टेंगल ऑफ साइड ए ऑफ बी। क्या तुम लोग छोटा सा सिमिलर ट्रायंगल भी नहीं लगा पाओगे कि सर इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, और हमको 9th क्लास में सिमिलर ट्रायंगल बताया गया है तो वाई अपॉन बी प्लस वाई इज सेम एज दिस अपॉन दिस। तो ये कितना हो गया, ए अपॉन ये टोटल ए प्लस एक्स। हटा है, ये पूरा ही एक्स ले लिया। कैसे भी करो यार, ये पूरा ही पाई ले लिया। हटा, मुझे कैलकुलेशन आसान करनी है तो तुमको ट्रायंगल का एरिया बोला था ना, तुमको x इंटू वाई चाहिए कि मैक्स वैल्यू y माइनस बी अपॉन y इज x माइनस ए। वैसे वो जो पहले किया था वो भी सही किया था, x माइनस, सॉरी ये a है, सॉरी सॉरी सॉरी। अब क्या है ना, बिल्कुल बेमन से बता रहा हूं ना, इसलिए इतनी गलतियां हो रही हैं, एकदम बताने का मन नहीं कर रहा फ्रैंकली। तो x इंटू वाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल को क्या करना था, मैक्सिमाइज मिनिमाइज क्या करना था, लीस्ट मिनिमाइज करना था। तो हाफ एक्स वाई को मिनिमाइज करना है तो पुट कर लो कि सर एक्स को पुट करवा दीजिए, हाफ वाई इंटू एक्स। देख लो क्या आ रहा है, वाई अपॉन वाई माइनस बी इंटू ए। बस अब खुद कर लो, अब अपनी मदद खुद कर लो। ठीक, जो लोग समझदार हैं वो लोग कहेंगे सर हम तो एएमजीएम से कर लेंगे। ऊपर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख के एक लाइन में हो जाएगा। चलो भाई, डिस्कशन ओवर। लास्ट क्लास में क्या करा दिया था मैंने, सोचने दो। हाँ ठीक है, हम लोग इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे थे, है ना।
वो sin x वाला क्वेश्चन मैं एज्यूम कर लेता हूं कि तुम सबने कर लिया, ठीक, कि सर वो बोर्ड एग्जाम वाला क्वेश्चन हमने कर लिया अपने आप यूजिंग लिमिट ऑफ सम। अब मैं रिवर्स बात कर रहा हूं, रिवर्स, कि एक लिमिट का क्वेश्चन है इनफाइनाइट सीरीज और उसे डेफिनेट पहचानना है। फाइन, तो अब हम इसकी बात करने जा रहे हैं। इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b fx dx। तो क्या तुमको लगता है कि किस तरह के सीरीज के क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल में चेंज होते हैं? ये फॉर्म तुमको देख करके बहुत डरावनी लग रही है ना, कि सर इतना डिफिकल्ट एक्सप्रेशन क्या मैं याद करके जाऊंगा? कि एक इनफाइनाइट सीरीज का लिमिट का क्वेश्चन था, उसको मैं पहचानूंगा कि क्या वो इससे मैच कर रहा है, ठीक? तो मैं तुमको कुछ इजी टू रिमेंबर बताता हूं, ठीक, कि कैसे याद रखें। तो मेरे ख्याल से बात मेरी समझ चुके हो कि अब मेरा इंटरेस्ट किस बात में? मेरा इंटरेस्ट है कि एक इनफाइनाइट सीरीज का लिमिट प्रॉब्लम को मुझे पहचानना है कि वो डेफिनेट में चेंज हो रहा है, ठीक? तो मैं तुमको एक काम करता हूं, मैं यहां से तुमको कुछ कंपैरिजन बताता हूं कि हाउ दिस क्वांटिटी इज रिप्लेस्ड बाय दिस, कुछ मगिंग आइडिया। तो ये क्वांटिटी इसमें चेंज हो गया, r फ्रॉम 0 टू n-1, ठीक? तो यू कैन से कि सर सिग्मा शुड बी रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रल, जो कि होता है अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया इज डेफिनेट इंटीग्रल। तो मैं कंपैरिजन बिठा रहा हूं कि सिग्मा को रिप्लेस कर दो बाय इंटीग्रल साइन, वेरी गुड। r बाई एन को रिप्लेस कर दो बाय x, रिप्लेस r बाई एन बाई x। 1 बाई एन को रिप्लेस कर दो बाई dx, सही? ऐसा करने से तुम्हारा ये एक्सप्रेशन इसमें ट्रांसफॉर्म, राइट? अब तुम सोच रहे होगे कि सर ये लिमिट कैसे आएंगी, डेफिनेट की लिमिट कहां से आएंगी? तो ऑब्वियसली जो डेफिनेट की लोअर लिमिट है और जो अपर लिमिट है उसे डिसाइड सिग्मा की लोअर लिमिट, सिग्मा की अपर लिमिट करेगी। नाउ अब सिग्मा की लोअर लिमिट, मानते हो हमको डेफिनेट में तो x की वैल्यू लिखनी है, क्योंकि इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसी की वैल्यू होती है, लेकिन x तो r बाई एन बोला है आपने। तो जो लोअर लिमिट है 0 बाई n, ये तुम्हारी लोअर लिमिट। ऑब्वियसली मुझको ये बात तो ध्यान रखनी होगी कि सर n टेंड टू इनफाइनाइट, सही? इसी तरह से योर अपर लिमिट, लिमिट n टेंड इंफिनिटी n-1 अपॉन n, यही x बनेगा ना? तो ये आ गया 1। तो जो मैंने तुमको कंपैरिजन बताया उस कंपैरिजन को लगा के देखते हैं कि क्या जो मैंने तुमको बताया वो सब सही बताया था, ठीक? तो ऐसा करके देखते हैं कि इफ आई डू दिस तो व्हाट हैपन? तो योर प्रॉब्लम चेंजेस टू b माइनस ए, 1 बाई एन चला गया dx, f ऑफ
ए प्लस बी माइनस ए आर बाई एन हो गया एक्स, सही। और तुम्हारा डेफिनेट इंटीग्रल का लिमिट बन गया 0 एंड 1। तो जो भी मैंने तुमको कंपैरिजन सिखाया कि रिप्लेस सिग्मा बाई इंटीग्रल, है ना, रिप्लेस आर बाई एन बाई एक्स, 1 बाई एन बाई डी एक्स, तो ऐसा करने से ये निकल के आया। तो तुम सोच रहे होगे कि सर ये क्वांटिटी तो इसके बराबर नहीं है। अभी देखते हैं कि इसके बराबर है या नहीं, अभी देखते हैं, ठीक। तो अभी तो तुम यहां पर आ गए कि सर आपके बताए आइडिया को फॉलो करने से मुझे ये मिला, ठीक। अब क्योंकि तुम्हारे कंसेप्ट अच्छे हैं तो तुम मुझे पता सबसे पहले क्या कहोगे कि सर कंप्रेशन लगाओ। एक्स को मैं रिप्लेस कर रहा हूं एक्स डिवाइड बाई बी माइनस ए। जब हम x को x अपॉन बी माइनस ए करते हैं तो मानते हो 1 अपॉन बी माइनस ए dx आता है। तो तुम समझ गए कि सर आपका ये b माइनस ए कैंसिल हो गया, 1 अपॉन बी माइनस ए dx ये कैंसिल हो गया। क्योंकि आपने x को x अपॉन बी माइनस ए कराया था तो मानते हो लिमिट में b माइनस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां तक ऑल गुड। और अब तुम कहोगे सर अब आप शिफ्टिंग कीजिए, x को शिफ्ट कीजिए x माइनस ए। तो इफ आई डू x रिप्लेस x बाई x माइनस ए तो लिमिट में a ऐड हो जाता है। तो मैंने जो तुमको रिप्लेसमेंट बताए उससे ये बात क्लियर हुआ कि हाँ वाकई में ये क्वांटिटी इंटीग्रल के बराबर आ गई। तो तुमको ये रटना है कि सर r बाई एन को x से रिप्लेस करना होता है, 1 बाई एन को dx से, ठीक है। अभी भी मेरा ये कहना है कि ये एक्सप्रेशन अभी भी डरावना है, तो इसको मैं थोड़ा सा इजी अपीयरेंस दूं, तुमको देखने में कंफर्ट लगेगा कि सर इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों लिखते हो इसको। देखना क्या कह रहा हूं मैं। ये पूरी क्वांटिटी को फॉर सिंप्लीफिकेशन अगर मैं कहूं कि यार इसको तुम सम फंक्शन ऑफ आर बाई एन, क्या ये रीड नहीं कर सकते हो? कोशिश करो मेरी बात को समझने की। ये सब कांस्टेंट ही तो है, ए बी माइनस ए सम कांस्टेंट। क्या इस इतना पूरा डॉटेड पूरी क्वांटिटी को क्या मैं कुछ कह सकता हूं कि सर दिस इज सम फंक्शन ऑफ आर बाई एन, है ना? तो व्हाई नॉट वी रिमेंबर दिस कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन ओनली बाय दिस। ये सब खाली ये रटिए ना, फंक्शन ऑफ आर बाई एन इंटू 1 बाई एन, है ना? एंड सिग्मा, मैं जनरलाइज कर रहा हूं कंसेप्ट को, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि तुम इतने कॉम्प्लिकेटेड के बजाय फॉर मगिंग यू रिमेंबर कि सम R1 टू R2, जगह नहीं है यहां पर, रुको नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हटाओ यहां से, बाकी तुम समझ तो गए एक्सप्रेशन को। सम R1 to R2 function of R by n into 1 by n is integral fx dx, and you understand कि सर R1 by n
लिमिट n इनफाइनाइट R2 by n limit n infinite. Now this is something I recommend. ये रटो, अगर रटना है तो ये रटो। अब तो मेरे ख्याल से ये याद करने में इजी भी हो गया कि हम लोग एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, है ना, लिमिट एन इंफिनिटी ऑफ अ सीरीज, केवल एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन हम डेफिनेट से कर सकते हैं, और वो पर्टिकुलर टाइप ये है। ठीक है, तो आई थिंक इट इज इजी टू रिमेंबर। ऑब्जर्वेशन ओनली आदित्य, है ना, ऑब्जर्वेशन। ये रट लो। नाउ आई विल डायरेक्टली अप्लाई इन प्रॉब्लम्स। ओके, तो आईआईटी में इस आइडिया पर क्वेश्चन आते हैं कि एक अभी अभी दिखेगा, है ना, फाइंड आउट। चलो 1² लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। करो भाई। बोथ लिमिट्स, किसने का बोथ लिमिट 0? R1 R2 की वैल्यू तुमको क्वेश्चन में मिलेगा, तब तुम देखना तुम R1 अपॉन एन को 0 कैसे कह सकते हो। क्यों? R1 की वैल्यू अगर n हुई तो, R2 की वैल्यू 2n हुई तो, है जबरदस्ती R1 अपॉन एन लिमिट n इंफिनिटी 0, R2 अपॉन एन लिमिट n इंफिनिटी 0। R1 R2 की वैल्यू प्रॉब्लम में जब मिलेगी तब समझना कि क्या आएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट। ठीक है, देख लिया प्रीवियस पेज। चलो इंटीग्रल सबका स्ट्रांग है, सब लोग प्रूव करो इस बात को। चलो तो आई थिंक जनरल टर्म्स हमने आइडेंटिफाई कर लिया होगा नहीं, कि फर्स्ट लेट अस राइट जनरल टर्म
आर गोइंग फ्रॉम 1 टू n-1। तो सबसे पहले चेक तो करूं ये, हाँ सही है। कुश, तिलक, गुड, आशीष, ठीक। तो सबसे पहले वो फॉर्मेट का क्वेश्चन बनना भी तो चाहिए। तो आई थिंक r/n क्रिएट किया होगा, है ना। इफ आई टेक आउट n स्क्वायर, here I get n cube, so it become 1/n। तो सभी लोग आइडेंटिफाई कर गए कि सर ये जिस फॉर्म को रटा है ये उस फॉर्मेट का प्रॉब्लम है, फंक्शन ऑफ r/n इंटू 1/n। सही। तो मैम मैं इसको डायरेक्टली डेफिनेट में कन्वर्ट कर रहा हूं। r/n को रिप्लेस कर दो x, 1/n को रिप्लेस कर दो dx, और लिमिट रिप्लेस हो गई 1/n विच इज 0, n-1/n इज 1। यही बना ना क्वेश्चन। गलत आंसर कर रहे हो प्रसन्ना। मेरे ख्याल से जीएन बर्मन को याद करो और क्वेश्चन को एक लाइन में निपटा दो कि सर जीएन बर्मन ने हमें एक्सपर्ट बना रखा है ना। जब जब इंटीग्रेशन की बात आती है तो जीएन बर्मन प्रकट हो जाते हैं तुम्हारी मदद करने। एक्स क्यूब, तो लोग तो ओरल कर रहे हैं क्वेश्चन कि सर -2/x³ -12। यू डायरेक्टली राइट t की पावर -3/2 का इंटीग्रल। तो t की पावर -3/2 का इंटीग्रल क्या हुआ? t की पावर -12 अपॉन -12। तो ये -12 कैंसिल। नाउ अप्लाई फंडामेंटल प्रिंसिपल। सिंप्लीफाई कर सकते हो, x/√x² + 1, 0 and 1। तो आई थिंक आंसर इज 1/√2। फाइनल आंसर, जितने लोगों का गलत आंसर आया है वो लोग अपने अपने आंसर सही कर लें। अगला, मेथड नहीं आंसर चाहिए। सही है कुश। हाँ वो 3/5n ही है। उससे तुमको गैस करना है कि सिग्मा कहां तक गया है। क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है। ठीक है तिलक।
आई थिंक जनरल टर्म सबने पहचान लिया, n प्लस आर, एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर वेरिंग फ्रॉम 1 to तो मेरे ख्याल से ऑब्जर्वेशन से आर को अगर 2n रख दिया जाए तो एन स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर, एन प्लस 2n, तो ये 2n तक वेरिएशन है। आई थिंक 1 प्लस आर बाई एन स्क्वायर, एक 1 बाई एन, एक n छूट गया ना, 1 से 2n, इंटीग्रल 0 से 2 dx 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यार इंटीग्रेशन तो सबका एक्सपर्टाइज है, tan इनवर्स x प्लस हाफ ln, पुट लिमिट 0 से 2, फाइनल आंसर tan इनवर्स ऑफ 2 हाफ ln 5 इज द राइट आंसर। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक। मैच कर लो सब लोग, है ना, सभी का 5 सेकेंड्स क्विकली। नेक्स्ट, अगला करना है आप। अब पिछले को छोड़ो, नेक्स्ट में मूव करो। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, मेरे ओपिनियन में सभी ने प्रोडक्ट रूल से प्रॉब्लम कर लिया कि सर ये लिमिट तो tan इनवर्स x अपॉन x इंटू, अरे लिमिट इंटू लिमिट, लिमिट ऑफ f इंटू जी। अगर f की लिमिट एग्जिस्ट करती है, g की लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो हम उसको लिमिट f इंटू लिमिट g लिख सकते हैं कि नहीं? याद करो। वन बाई एन से बैलेंस कर लिया ना। तो आई एम गोइंग टू अप्लाई थ्योरम फॉर लिमिट। मैं होप कर रहा हूं कि ये लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही होगी,
तो अगर ये भी एग्जिस्ट है, ये भी एग्जिस्ट है, तो तुम लिख सकते हो सर लिमिट इनटू लिमिट। इसको तो भूल जाओ, ये तो 1 हो गई और ये इंटीग्रल चेंज हो गया। टेन। जीरो से 1। बस मेरे ख्याल से क्वेश्चन तुम्हारा किया हुआ है कि सर ये तो कॉस कॉस प्लस साइन, ये तो टाइप 3 का क्वेश्चन है। अरे ये क्या लिख दिया मैंने, सॉरी। सही है ना, ये टाइप 3 का क्वेश्चन नहीं हुआ। तो टाइप 3 में सबको याद है K1 D प्लस K2 D डैश cos x प्लस साइन x cos x माइनस साइन x हाफ dx। मतलब आंसर डायरेक्ट, हाँ बिल्कुल ठीक है आदित्य। तो फाइनल आंसर इज 1 प्लस ln ऑफ दिस, मैं लिमिट पुट कर रहा हूं भाई, cos 1 प्लस साइन 1 एंड होल मल्टीप्लाइड विथ हाफ इज द राइट आंसर। ये है करेक्ट आंसर। ठीक है आदित्य, अपने आंसर को सही कर लो। हाफ जो है 1 के साथ भी बाहर आएगा। क्या 1/n कहां मिस किया मैंने, सही तो है, सब परफेक्ट है, नो मिस्टेक नाउ। डन। नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को देख करके एक बात बताओ, क्या तुमको लग रहा है कि सर ये है तो क्वेश्चन फंक्शन ऑफ r/n, लेकिन बस समस्या ये है कि यहां पर टर्म्स मल्टीप्लाइड है, जबकि मैं चाहता था कि टर्म्स ऐड होनी चाहिए। तो कोई अप्रोच बताओ भाई, क्या करना होगा भाई। अभी अभी जो तुम फॉर्म सीख करके आए हो फंक्शन, हाँ बिल्कुल ठीक कुछ, तो लोगों को पता है, ऋतुराज बोल रहा है, आयुष बोल रहा है, नीरज बोल रहा है, सभी बोल रहे हैं, ऋषि बोल रहा है, पुलकित, आशीष, है ना। तो आई थिंक लोग कह रहे हैं कि सर लॉग ले लीजिए, क्योंकि लॉग लेने से, अभिषेक है ना, लॉग लेने से टर्म्स ऐड हो जाएंगी। अरविंद, राइट। तो लेट्स डू लाइक दिस, आई एम कॉलिंग द लिमिट टू बी एल। तो एक काम करो भाई, मैं तो जनरल टर्म से बहुत ज्यादा लाइकिंग रखता हूं कि यार इतने सारे नंबर कौन लिखेगा। n प्लस आर प्रोडक्ट, थोड़ी सी अकल लगाओगी, थोड़ी सी अकल कि सर ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब 1/n पावर में है, ये अकेला बेचारा बाहर पड़ा है, इसको भी पावर के अंदर डाल दें। तो अगर तुम थोड़ा सा अपना
ब्रॉड करोगे थिंकिंग को तो यू विल से कि सर ऐसा लिख लीजिए, ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है ना। n को आई गेट इनसाइड 1/n पावर, देन n की पावर n ब्रैकेट के विद इन होगा। अब तुम समझ रहे हो कि सर ये n को सबके साथ क्लब कर दीजिए, n+1, n+2, n+3, तो आई कैन राइट लाइक दिस, R1 से n प्रोडक्ट, and after getting product you take power 1/n and limit n infinity। सही भाई है ना। नाउ टेकिंग log both sides ln, तो you understand कि multiplied terms will change to sum, ln ऑफ नंबर प्लस ln ऑफ नंबर प्लस ln ऑफ नंबर, और मानते हो पावर तो बाहर आ जाएगी कि सर पावर तो बाहर आ गई। प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ना, a की पावर n प्रॉपर्टी का लॉग। तो अगर मैं ऐसा डायरेक्ट लिख दूं तो किसी को दिक्कत थोड़ी है कि सर ठीक तो है, सब कुछ सही तो जा रहा है, इतना तो स्किल डेवलप हो चुका है हमारा। हाँ ठीक है, कुछ या थोड़ी सी समझ जो है ना बढ़ाओ सब लोग कि हाँ सर समझ में आ गया। 1+r/n, बस अब तो तुम कंफर्टेबल हो कि सर ये सवाल तो अब तो लल्लू है, अब तो डेफिनेट 0 से 1 ln 1+x 1/n बिकम dx। कंफ्यूज तो नहीं हो कि ये 1/n सिग्मा के बाहर क्यों है? अरे अंदर ले जाओ, क्या दिक्कत है, कांस्टेंट ही तो है बेचारा, यू कैन गेट इनसाइड सिग्मा। अपनी अपनी आदत है, मैं तो भैया शिफ्ट कर रहा हूं, क्या हटाओ ln x लिखते हैं, लिमिट 1 से 2 इंटू 1 करके x ln x माइनस x बाई पार्ट, भूले थोड़ी हो अभी भी। तो फाइनल आंसर 2 ln 2 माइनस 1। कैलकुलेशन तुमको समझनी है, ln 4/e, ये l नहीं है, ये ln ऑफ l है, तो योर फाइनल आंसर l इज 4/e इज द राइट आंसर। हाँ इसको 0+ लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, 0+ लिखो या 0 लिखो, क्या फर्क है, डिफाइनिंग हो रही है इसमें अनिकेत, ठीक है ना, 0 पर डिफाइनिंग है, चिंता मत करो। क्विकली ये एनसीआर है, कॉम्बिनेशन सिंबल। इस तरह की अजीब अजीब सी बातें नहीं पूछनी चाहिए कि एक लिमिट सीरीज का क्वेश्चन है, लिमिट एन इनफाइनाइट, तो उसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। तो मेरी तो कुछ फंडामेंटल आदतें होती है, तुमको पता होगा कि सर आप किसी इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन पता आप कैसे सोचोगे, आप कहोगे सीरीज सॉल्व हो गई, फर्स्ट प्रेफरेंस कि आई एम एबल टू सॉल्व द सीरीज। अगर सीरीज सॉल्व हो गई तो दी बेस्ट कि सर वो जो एन टर्म्स की सीरीज थी ना
वो खाली 2 टर्म बचे। तुमने देखे होंगे ना लिमिट के क्वेश्चन, तुमने सॉल्व किए होंगे कभी। फिर जब n टर्म की सीरीज जिसमें कि n विल टेंड इन्फिनिटी, जब ये आइडिया वर्क नहीं करता है तब मैं कहता हूं कि यार ठीक से देखो कहीं ये डेफिनेट इंटीग्रल वाली फॉर्म तो नहीं है। तुम्हारी जो सीरीज की प्रॉब्लम है कहीं वो एफ आर बाई एन 1/n तो नहीं है। अगर है तो डेफिनेट से करो। और जब ना तो ये आइडिया मेरा वर्क करता है ना ये आइडिया वर्क करता हूं, तब मैं हेल्पलेस होके कहता हूं कि यार अब तो इस सवाल को सैंडविच से बनना पड़ेगा कि सर अब तो ये क्वेश्चन पक्का इसी से होगा। सही है ना। जैसे तुमको लिमिट्स में कुछ ज्ञान की बातें बताई थी ना, लिमिट के एंड होने पर कि मेरी हैबिट ऑफ सॉल्विंग क्या है, यूज स्टैंडर्ड लिमिट्स, यूज सीरीज, यूज लॉपिटल, दिस इज द प्रेफरेंस ऑर्डर। इसी तरह से एन टर्म्स की सीरीज एन टेंडिंग इन्फिनिटी का मेरा प्रेफरेंस ऑर्डर ये है सोचने का। फर्स्ट आई ट्राई दिस, देन आई ट्राई दिस, देन आई ट्राई दिस। चलो क्वेश्चन करो भाई। शीट करेंगे डेफिनेट में डायरेक्टली। क्वेश्चन करो अभी तो जो दे रहा हूं मैं। मंडे से होमवर्क मिलेगा तुमको, चिंता मत करो। डेफिनेट इंटीग्रल का सब कुछ ठीक है, क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है। अरे खोलो ना यार एनसीआर को, इतना टाइम थोड़ी लगता है। 2n फैक्टोरियल 1 से लेकर n, नीचे n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, एक n फैक्टोरियल काट दिया मैंने, n+1 n+2 अप टू 2n, और एक n फैक्टोरियल बच गया 1 2 टिल n। तो जो समझदार लोग हैं वो लोग समझ गए कि मैं क्या करने जा रहा हूं। n+r/r प्रोडक्ट r गोइंग फ्रॉम 1 to n। हाँ ठीक है ऋतुराज, लिमिट n इंफिनिटी, दिस इज l इक्वल टू, तो n raised to 1/n, now taking log ln of l, limit n infinite, sigma 1/n out, ln of, I think that become 1 plus n upon r, r 1 से n, बस चेंज टू डेफिनेट इंटीग्रल ln 1 plus 1/x dx 0 से 1, दो इंटीग्रल स्प्लिट हुआ, ln 1 plus x 0 से 1 माइनस ln x। मानते हो
इसका आंसर अभी ज्यादा देर नहीं हुई है सर, ये रहा 2ln2 - 1, 2ln2 - 1। इसका किसी को याद है? मैंने लिमिट से करके दिखाया था, याद करो। ये वही है जिसका मैंने एग्जाम्पल क्लास में बिगिनिंग में दिया था कि यार कभी हमको लिमिट लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो व्हेन यू सॉल्व x ln x - x, 1 तो पुट कर लेते हैं, 0 को लिमिट से निकाला था यूजिंग लॉपिटल, तो इसका आंसर -1 आता है। ये हम क्लास में कर चुके हैं। तो दिस इज फाइनली ln4। तो योर आंसर टू L इज 4। मैच कर लो क्विकली, आसान है ना? बहुत दम वाला चैप्टर है ये। मतलब मुझे पूरे कैलकुलस में सबसे ज्यादा पोटेंशियल नजर आता है इस चैप्टर में, ठीक है ना? सबसे नंबर ऑफ कंसेप्ट्स काफी ज्यादा दिखेंगे तुमको, तो इसलिए। और तुम तो जानते हो कि सर जो कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स होते हैं ना, हमको उन पर ज्यादा एनर्जी लगानी चाहिए। कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट में हमने अपनी सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंशियबिलिटी पर लगाई, ठीक है? इसी तरह से हमको अब इस चैप्टर में अपनी सबसे ज्यादा एनर्जी लगानी चाहिए, क्योंकि यहां एनर्जी लगा देंगे तो बाकी सब स्मूथली निकट जाएंगे, है ना? ये सर आसान वाले तो सब हो जाएंगे। लेट्स सी आइडिया ऑफ इनइक्वालिटी इन डेफिनेट इंटीग्रेशन, विच इज वेरी यूजफुल। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। इनफैक्ट तुमने इनइक्वालिटी का आइडिया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी देखा होगा, तो वहां से भी क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं, और डेफिनेट में भी इनइक्वालिटी पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कंसेप्ट देख लेते हैं। मान लो इन इंटरवल ए बी, then definite integral under the limit a to b will get same inequality। याद रखने में बहुत इजी है। प्रूफ में एकदम दम नहीं है। प्रूफ के लिए यू मेक यूज ऑफ कि सर gx माइनस एफ एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल x इन इंटरवल। अब अगर फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, तुम जानते हो कि सर इसे एक फंक्शन रीड कीजिए, तो ये फंक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन a से b करूं इंक्रीजिंग लिमिट, तो इंटीग्रल का आंसर पॉजिटिव ही तो आएगा, अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया। तो अगर तुम्हारा ग्राफ ए बी इंटरवल में एक्स एक्सिस के ऊपर है, देन डेफिनेटली योर इंटीग्रल इज पॉजिटिव। सही है ना? अरे फंक्शन इज एंटायरली अबव एक्स एक्सिस इन द इंटरवल, है ना? इंक्रीजिंग लिमिट है ना, लोअर लिमिट अपर लिमिट से छोटा है।
तो ट्रू, तो मेरे ख्याल से समझ गया ना कि हाँ सर वो भी सही है। और भी कुछ इनइक्वालिटी के पॉइंट्स बता रहा हूं मैं टू रिमेंबर, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से विल बी इंपॉर्टेंट। तो इन पॉइंट्स को कंटिन्यू करते हैं। पॉइंट नंबर 2, मैं ए को बी से कम मान रहा हूं, लोअर लिमिट इज लेस देन अपर लिमिट। रिमेंबर, इसके प्रूफ में तो बिल्कुल ही दम नहीं है। क्या ना सर, ये तो जब आप डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन बता रहे थे ना, ये तो उस मोमेंट बात हो चुकी है। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, दिस एंड दिस। क्या ना सर, इसका तो प्रूफ ही मत दो। क्या हम इतने बुद्धू हैं कि मॉड एक्स और एक्स में कंफ्यूज्ड कि बताओ मॉड एक्स एक्स से कभी छोटा हो सकता है? नेवर। मॉड एक्स कभी भी एक्स से कम तो नहीं हो सकता है, या तो बराबर हो सकता है या बिगर हो सकता है। अरे सोचो भाई, नंबर की वैल्यू, नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इसमें तो कुछ सोचना है ही नहीं। ठीक, अब बात आई ये, तो इसको अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो तुम समझ पा रहे हो कि सर ये तो एरिया है। आपने एफ को कभी एक्स एक्सेस के नीचे जाने ही नहीं दिया, आपने इसको मॉड ले करके, ये एफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ। तो इफ आई टॉक अबाउट मॉड एफ, तो इट विल बिकम लाइक दिस। सही है? तो तुमको लगता नहीं कि सर इंटीग्रल ऑफ मॉड एफ ये रहा, तो ये तो आपका एरिया बन गया। फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इन डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, ये भी डेल्टा 2 ही है, तो इसका आंसर तो आ गया डेल्टा 1 प्लस 2 प्लस 3, जबकि इसका आंसर आया डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 मॉड। कि अगर बाई मिस्टेक ये नेगेटिव आ जाए, मान लो ये नेगेटिव आ जाए, तो उसको पॉजिटिव बना दो क्योंकि मॉड लगा हुआ है। तो मानते हो सर इन दो क्वांटिटी में, ये दो क्वांटिटी में ये क्वांटिटी कभी छोटी तो नहीं होगी, क्योंकि यहां पर एरिया ऐड हो रहे हैं न्यूमेरिकली। ठीक, तो ये बड़ी कॉमन सेंस वाली इनइक्वालिटीज नहीं है कि सर ये तो कॉमन सेंस से दिख रही है। ठीक, कुछ सोच के बताओगे मुझे कि व्हेन ये दो में इक्वालिटी कब होल्ड करती है? ये तो हटाओ यार। इक्वालिटी कब आ सकती है? इफ, ये दो में इक्वालिटी कब हो सकती है? तो तुम कॉमन सेंस से कह सकते हो कि सर एफ एक्स को एक्स एक्सिस के नीचे मत जाने देना है, को नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मत होने देना। टू पॉसिबिलिटी, या तो एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव हो इन इंटरवल, या हमेशा नेगेटिव हो, तब भी चलेगा।
इजी, आराम से सोचो यार। अगर एफ एक्स थ्रू आउट नेगेटिव है कोई बात नहीं, आंसर इज माइनस डेल्टा। बाद में मॉड भी तो ले लिया, तो डेल्टा नहीं बन गया। अरे बुद्धि लगाओ यार। एरिया ऑल नेगेटिव, अल्जेब्राइकली न्यूमेरिकली ऐड होते चले गए, बाद में मॉड लगा तो दिया बेचारे ने, मॉड लगा के पॉजिटिव नहीं हो गया। ठीक, तो मेरे ख्याल से बात समझ पा रहे हो। तो यू अंडरस्टैंड कि एफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0, या फिर कॉमन सेंस, ये सब कॉमन सेंस वाली बात है, तो आई कैन इजिली फॉलो कि कब ये इक्वल हो सकते हैं। ठीक, व्हाट अबाउट दिस, इसमें कोई सोच के बताओ इक्वालिटी कब ट्रू हो सकती है। अब तो सिर्फ और सिर्फ एफ एक्स को ग्रेटर इक्वल 0 होना पड़ेगा, है ना, इन कंप्लीट इंटरवल, तब ही इक्वालिटी हो सकती है, अदरवाइज नॉट। ठीक, इजी। एक इनइक्वालिटी और बताता हूं, फिर प्रॉब्लम प्रैक्टिस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी मैं तुमको एकदम टू द पॉइंट बात बता दूं। फर्स्ट टू तो चलो इंपॉर्टेंट है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। वाई? क्योंकि ये तो डेफिनेशन से ऑब्टेन हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इसका नाउअडेज इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, दैट्स वाई दिस इज वेरी यूजफुल। ठीक, अब चलो थोड़ा सा जीके भी पढ़ लेते हैं कि सर थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज आप भी बताया करो। ये क्या बाकी लोग ही खाली जनरल नॉलेज बताते रहते हैं, थोड़ा बहुत मैथ्स में भी जनरल नॉलेज होनी चाहिए ना, जिन पर सवाल एग्जाम में तो नहीं आते, बट फॉर जीके इट इज वेरी गुड। या फिर सर वो टेस्ट सीरीज में नंबर लाने में काम आते हैं, कॉल्ड कॉचीज इनइक्वालिटी। तो टेस्ट सीरीज इनइक्वालिटी, ठीक है, आईआईटी को आवश्यकता ही नहीं है, बेचारा विद इन सिलेबस रह करके लोगों को आराम से ट्रैप कर लेता है, तो क्या जरूरत है उसको ये सब हाई फाई कंसेप्ट्स पर सवाल पूछने की। तो बेसिकली वो एक्सपेक्ट करता है कि इस तरह के आइडियाज तुमको आईआईटी में प्रोफेसर्स पढ़ाएंगे तो तुम और ज्यादा एंटरटेन करोगे, है ना, क्योंकि आईआईटी का फर्स्ट ईयर में तुमको कैलकुलस पढ़ाई जाती है। दिस इज द कॉचीज इनइक्वालिटी। चलो पहले इस रिजल्ट को कंप्लीटली लिख देता हूं, फिर मैं इसके प्रूफ की बात करूंगा। वैसे कई लोग इसे रिलेट कर पा रहे हैं कि सर ये कॉचीज इनइक्वालिटी आपने हमको रियल नंबर्स पे लिखवाई थी, है ना, कुछ याद है मैक्सिमा मिनिमा के टाइम में मैंने ये, अभी तो तुम डेफिनेट में इसको देख पा रहे हो, ठीक है, लेकिन तुमने इसको रियल नंबर्स पे देखा था कि नहीं। सर वो a1 b1 a2 b2 अप टू an bn का सम का होल स्क्वायर, कुछ याद करो, इज लेस इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस अप टू an स्क्वायर इनटू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस अप टू bn स्क्वायर। आई रिमेंबर, ठीक है ना, कि मैंने कहा था कि यार इस इनइक्वालिटी से कुछ एक अच्छे क्वेश्चन जो एएमजीएम में थोड़े डिफिकल्टी से होते हैं वो कॉचीज से आसानी से हो जाते हैं, है ना, तो कुछ रेयर प्रॉब्लम्स, है ना,
तो इसलिए हमने सीखा था कि सर कॉचेस को जानना अच्छी बात है, राइट। बाकी डेफिनेट में इसका इतना ज्यादा यूज नहीं है, क्योंकि इतने टफ क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करता नहीं हूं कि आईआईटी पूछेगा, फिर भी सीख लेते हैं ना। चलो, तो इसका तुम कंडीशन ऑफ इक्वालिटी भी याद रख लो कि सर इक्वालिटी कब आती है। तो याद रखने में बहुत इजी है। तुमको वो रियल नंबर्स की इक्वालिटी याद है, क्या बताई थी? a1 अपॉन b1 बराबर a2 अपॉन b2 बराबर a3 अपॉन b3। कुछ याद है कि सर ये रिजल्ट आया था फॉर इक्वालिटी इन दैट केस। यहां भी कुछ सिमिलर सिचुएशन है। f अपॉन g इज कांस्टेंट, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ t। कांस्टेंट कहने का मतलब क्या हुआ? इंडिपेंडेंट ऑफ t, फंक्शन ऑफ t अपॉन फंक्शन ऑफ t। अगर ये t का इंडिपेंडेंट हो जाता है तो इक्वालिटी होल्ड कर जाती है, ठीक है। तो यू मे रिमेंबर दिस ऑल्सो। तो तुम लोग तो याद रखो यार, है ना, क्योंकि तुमको कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि तुम रियल नंबर्स में भी जब कॉचीज इनइक्वालिटी को पहचानते हो तो डेफिनेट में भी याद रख लो कि सर बिल्कुल याद रखने में एक ही तो है। इनफैक्ट तुमको प्रूफ भी सेम मिलेगा, ठीक है ना। अभी तुमको दिखेगा कि हाँ सर ये तो प्रूफ भी सेम है बिल्कुल। आई थिंक तुमने देख लिया कि सर आई एम इंटरेस्टेड इन एफ स्क्वायर, आई एम इंटरेस्टेड इन जी स्क्वायर, आई एम इंटरेस्टेड इन एफ इंटू जी। मैंने कहा ना डीआई का होमवर्क मंडे को मिलेगा, बस आज मैक्सिमा मिनिमा की शीट खत्म करते हैं, ठीक। लेट्स कंसीडर लाइक दिस। मेरे ख्याल से यही प्रूफ हमने पहले भी किया था, ठीक है। तो आई गेस इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ये क्वांटिटी ग्रेटर इक्वल टू 0 है। अब तुम जानते हो कि सर अगर ये क्वांटिटी ग्रेटर इक्वल 0 है तो आप इंक्रीजिंग लिमिट, अपर लिमिट इज मोर देन लोअर, तो अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेट करोगे तो भी ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। अरे अगर फंक्शन हमेशा नॉन नेगेटिव है तो उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन इंक्रीजिंग लिमिट में पॉजिटिव आएगा कि नहीं, ठीक। दिस इज ट्रू। अब इसको तुमने इंटेलिजेंटली एक्सपेंड कर दिया एंड यू कलेक्टेड लाइक दिस एफ स्क्वायर 2x एफ टी डी टी। मानते हो इंटीग्रेशन, अरे यार ये क्या किया, dt मिस कर दिया, इंटीग्रल dt लिखना था, एफ टी जी टी डी टी। तो तुम समझ रहे हो सर इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यू कैन टेक आउट x, सही, x स्क्वायर जी स्क्वायर। तो अगेन x स्क्वायर आउट। नाउ डोंट यू थिंक कि सर ये तो एक क्वाड्रेटिक इन x पढ़ने में आ रहा है। अरे ये तो बेचारा कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रल t में आया, उसको लिमिट a भी रख दिया तो ये तो कांस्टेंट हो गया। तो क्या ये तुमको एक क्वाड्रेटिक नजर आ रहा है? और क्या तुम बोलोगे कि सर ये तो ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए फॉर एवरी x? सोचो, x बीइंग एनी रियल नंबर, x जो मर्जी लेना चाहो ले लो, आपका इनइक्वालिटी हर x पर वैलिड होना चाहिए, इनइक्वालिटी ट्रू। अब तुम जानते हो कि एक क्वाड्रेटिक ग्रेटर इक्वल टू 0 कब होती है? फॉर एवरी x। तो इट शुड बी ओपनिंग अपवर्ड, जो है कि सर ये ओपनिंग अपवर्ड तो है। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो आप, एक पॉजिटिव फंक्शन का a से b इंटीग्रेशन जो कि पॉजिटिव होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट डिस्क्रिमिनेंट कि सर d लेस इक्वल टू 0। मानते हो जैसे ही मैं d लेस देन इक्वल टू 0 किया तो आई थिंक तुम्हारा वो इनइक्वालिटी प्रूव हो गया। अरे हो गया भाई, प्रूफ हो गया। b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 आउट। आई थिंक आई गॉट द रिजल्ट। b स्क्वायर माइनस 4ac लेस इक्वल टू 0 आ गया आंसर। सही। अब बात करते हैं इक्वालिटी की। नाउ डोंट यू थिंक कि अगर मुझे ये इक्वल चाहिए, अगर मैं चाहता हूं कि यार ये इक्वल बने,
तो उसके लिए तुमको लगता है कि डी जीरो का मतलब है कि ये जो क्वाड्रेटिक है इसका रियल रूट होना चाहिए। सोचो सोचो कि सर दिस क्वाड्रेटिक शुड हैव रियल रूट, 2 इक्वल रियल रूट। ये क्वाड्रेटिक कहां से क्रिएट हुई थी? यहां से क्रिएट हुई थी। सोचो सोचो। ठीक, अब मुझे बताओ ये वर्सेस टी, ये जो फंक्शन है ये वर्सेस टी ग्राफ है। मानते हो कि सर अगर ये ग्राफ, ये एक नॉन नेगेटिव फंक्शन है टी का, नॉन नेगेटिव, अगर ये आपके ए से बी इंटरवल में ऐसा बना तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 संभव ही नहीं है। इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन स्ट्रिक्टली पॉजिटिव आएगा। बोलो हां। अरे यार, एक फंक्शन नॉन नेगेटिव है, किसी पॉइंट पर 0 है लेकिन बाकी के इंटरवल में पॉजिटिव है, और कुछ पॉइंट्स पर 0 आ रहा है, तो क्या उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन स्ट्रिक्टली पॉजिटिव नहीं होगा? अरे सामने अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया करो ना, क्या ना, हाँ सर ये तो पॉजिटिव दिख रहा है, जबकि मैं इंटरेस्टेड था कि इसका आंसर 0 बने। अरे क्वाड्रेटिक का d0 का मतलब यही होता है ना कि सर क्वाड्रेटिक हैज रूट, 2 इक्वल रूट्स, तो इस क्वाड्रेटिक को 0 कराना है कि नहीं कराना है? इस क्वाड्रेटिक को 0 कराने का मतलब है इसे 0 बनाना। तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो तुम्हारा फंक्शन है ना ऑफ टी, इसको एंटायरली 0 बनना पड़ेगा, परमानेंट 0 बनाओ इसको, तब इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 बनेगा। सोचो। तो दिस हैज टू बी ट्रू, इसे ट्रू होना पड़ेगा, क्योंकि अगर थोड़े से भी टाइम के लिए ये पॉजिटिव हो गया तो आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन पॉजिटिव आएगा। समझे? तो ये कभी 0 होगा ही नहीं। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड दिस इंटीग्रल टू बिकम 0, दिस हैज टू बी 0। तो मानते हो यहां से क्या आया कि सर ये तो एफ टी अपॉन जी टी, ये तो -x आ गया। तो डोंट यू थिंक कि सर ये तो t पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, एफ टी अपॉन जी टी डजेंट डिपेंड ऑन टी। तो मेरे ख्याल से आइडिया क्लियर। रेशियो ऑफ एफ एंड जी इज कांस्टेंट, डजेंट डिपेंड ऑन टी। होमवर्क, कल का होमवर्क बस तुम मैक्सिमा मिनिमा एंड कर दो यार, ठीक है? तो एक्सरसाइज 5 कौन सी थी? 5 ही है ना, रिमेनिंग, फ्रॉम 11 टू रिमेनिंग, बस इतना ही डिस्कस करेंगे, दैट्स इट। चलो बाय, जय हिंद, गुड नाइट।